देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं, यानी हार्ट में हम जब से एनिमल किंगडम में हार्ट आया तो उसमें कैसे मतलब उसमें कौन कौन से चेंज आते रहे। देखो सबसे पहले जो प्रॉपर हार्ट की जो प्रॉपर जो हार्ट आया वो किस में था, वो फिश में था। और फिश का हार्ट कितने चैम्बर होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। पहले तो आप ये बात याद रखोगे कि फिश का हार्ट कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर्ड। ये 2 चैम्बर फिश का हार्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस का हार्ट जो है वो कितने चैम्बर हो गया, 3 चैम्बर। यानी एवोल्यूशन आई, अब थोड़ा और चेंज आ गया हार्ट में। 3 चैम्बर हार्ट हो गया। दो, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल। फिर रेप्टाइल्स आए। फिश से फिश से एम्फीबियन इवोल्व हुए, एम्फीबियन से क्या इवोल्व हुए, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स जो थे उनका जो हार्ट है वो भी 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर होता है, बट वेंट्रिकल हैज इनकम्प्लीट सेप्टम। यानी रेप्टाइल का हार्ट भी जो है वो 3 चैम्बर होता है ऐसे, लेकिन उनका जो वेंट्रिकल होता है उसमें थोड़ी सी सेपरेशन लाइन होती है, इनकम्प्लीट सेप्टा मौजूद होता है। कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इनकम्प्लीट थोड़ा सा ये एक सेपरेशन लाइन मौजूद है, ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेपरेशन बढ़ती गई तो 4 चैम्बर हो गया। अच्छा, एक रेप्टाइल, एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट 4 चैम्बर होता है, और वो याद रखोगे वो कौन सा है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का पूरा 4 चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद फिर रेप्टाइल से इवोल्व हुए कौन, बर्ड्स और मैमल्स। और बर्ड्स और मैमल की बात करें तो उनका हार्ट कितने चैम्बर होता है, उनका हार्ट 4 चैम्बर होता हार्ट होता है। बस ये बात याद रखनी है आपने एवोल्यूशन ऑफ हार्ट में। फिश का कितने चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियन का कितने चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल का। ऐसे कोई डायग्राम ड्रा करके दे दें ऐसे, और कह दें कि ये बताओ किसका हार्ट है। अगर आप देखोगे कि वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली जो है वो पार्टीशन है, यानी इसका सेपरेशन लाइन सेप्टम है, तो ये किसका होगा, ये होगा रेप्टाइल्स का। सही ना, ये या 2 चैम्बर हार्ट अगर पूछ लें तो वो किसका होगा, वो होगा फिश का। चले, अब तो ये हमने एनिमल्स की बात कर ली। हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट इन मैन। इंसान के अंदर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट इन। आखिर का जो जितना भी है वो सब ह्यूमन के हवाले से ही है। ट्रांसपोर्ट इन मैन। अब इंसानों की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें आपने किस चीज के बारे में पढ़ना है, एक तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन का सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड हो गया। ब्लड के बाद में हार्ट आपको पढ़ाऊंगा। हार्ट के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। और इनको मिलाकर हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये ह्यूमन का कौन सा सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक दूसरा भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन का एक दूसरा भी सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको क्या कह रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बाद में पढ़ाऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं किससे, पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी किससे स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड की बात कर लेते हैं पहले। ह्यूमन के अगर हम ब्लड की बात करें तो सबसे पहले ब्लड जो है वो विस्कस होता है, रेड फ्लूइड है। और ये कौन से टिश्यूज में आ जाता है हमारे, अगर आपसे ब्लड से पूछा जाए तो कौन से टिश्यूज के अंदर, ये कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड बेसिकली। और हमारा ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एक ऐसा टिश्यू है जो किस फॉर्म में होता है, जो फ्लूइड की फॉर्म में होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। लेकिन बॉडी को एक पार्ट को दूसरी से कनेक्ट जो कर रहे हैं, जो कनेक्शन का काम कर रहे हैं, ये भी तो कनेक्ट करता है ना, एक जगह से एक चीज लेके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये एक ऐसा टिश्यू है जो किस फॉर्म में है, जो फ्लूइड फॉर्म में है। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो ये भी टिश्यू ही है। लेकिन ये कैसा टिश्यू है, ये फ्लूइड फॉर्म के अंदर है। और इसका कलर क्या होता है, रेड कलर का है और विस्कस है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। अगर हम ह्यूमन के ब्लड को देखें तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ह्यूमन का ब्लड, अगर मैं ह्यूमन के ब्लड को इसमें ले लूं, ये एक
टेस्ट ट्यूब के अंदर ह्यूमन के ब्लड को ले लिया। अब ह्यूमन के ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? एक तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली क्या है? प्लाज्मा जो है ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ऐसे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा और जो ब्लड में चीज मौजूद होती है वो होते हैं ब्लड कार्पसेल्स। और ये ब्लड कार्पसेल्स दो तरह के होते हैं, ये एक्चुअली ब्लड के सेल्स ही हैं। एक तो आरबीसीज होते हैं और दूसरे होते हैं ये डब्ल्यूबीसीज। इसके अलावा सेल्स ही होते हैं लेकिन सेल के फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा होते हैं प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड की कंपोजिशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ द ब्लड, यानी जो हमारा ये ब्लड है इसका 55% पार्ट जो है वो कौन बना रहा है? 55% पार्ट प्लाज्मा बना रहा है। और इसके अलावा 45% पार्ट जो है वो कौन बना रहा है? ये दोनों प्लेटलेट्स और ब्लड कार्पसेल्स कितना पार्ट बना रहे हैं? 45% पार्ट जो है ये मिलकर जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये फ्लूइड है बेसिकली। और ये इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होता है, एक तरीके का ये ट्रू सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? डिसॉल्व होती हैं। अब देखो इसके अंदर होती क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि इसमें 90% जो है वो वाटर होता है। वाटर इसमें कितने परसेंट है? 90% प्लाज्मा में जो है वो वाटर है। अब 10% इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? 10% इसके अंदर जो है वो 10% के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन आ जाते हैं। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? जैसे एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन है प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है। जब वो मैंने लीवर की जो वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें इनके फंक्शंस मैंने आपको बताए हुए हैं। एल्ब्यूलिन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजिन है। ये तीन किस्म के जो प्रोटीन है जो कहाँ होते हैं? हमारे इस प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, जैसे सोडियम हो गया, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड भी इसमें होते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी इसमें होता है, यूरिया भी होता है, हार्मोन भी होते हैं और तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी इनमें तमाम क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये हो गया क्या? प्लाज्मा। याद रखना है प्लाज्मा में 90% वाटर है और 10% इसके अंदर जो है वो दूसरे सब्सटेंस है। 10% जो सब्सटेंस है उनमें क्या क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन के नाम याद रखोगे कि हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के अलावा अमाइनो एसिड भी होते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं, यूरिया भी होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी इसमें क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये कंपोजिशन हो गई प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा के बाद आ जाते हैं किसकी तरफ? हमारे ब्लड के सेल्स की तरफ, जो कि आरबीसीज हैं और दूसरे क्या हैं? डब्ल्यूबीसीज। इस प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ये फॉर एग्जांपल इसमें डब्ल्यूबीसीज हैं, ये डब्ल्यूबीसीज हैं और ये क्या है? इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आरबीसीज हैं। पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसीज। इन दोनों के फर्क भी देखते जाएंगे साथ साथ में, इनमें फर्क क्या होता है डब्ल्यूबीसीज में और आरबीसीज में। आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। आरबीसीज के लिए एक और लफ्ज आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? इसको आप इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हो और इनको हम इरिथ्रोसाइट कह सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये बाई कॉनकेव होते हैं। बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब ये है कि अगर आप एक इसको देखोगे ना, एक आरबीसीज को, तो ये ऊपर से भी ऐसे कॉनकेव होता है और नीचे वाली साइड से भी कॉनकेव होता है, प्लेट की तरह होता है। यहाँ से भी कॉनकेव है, यहाँ से भी कॉनकेव है, तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं? बाई कॉनकेव कह रहे हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी बॉडी के सेल्स में वो कौन से सेल्स हैं जो नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, जो प्रोकैरियोटिक के करीब करीब हैं, तो वो क्या है? वो हमारे आरबीसीज हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये क्या हो गए? ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो गए। एक बात इसकी ये याद रखनी है,
इसके अलावा जो है वो डायमीटर को तो छोड़ दें, डायमीटर याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक और काम क्या होता है, दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। तो जब हीमोग्लोबिन होता है तो इनका काम क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन का जो आयरन पार्ट होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ये आरबीसी। अब अगर हम ये देखें ये हमारे आरबीसी बनते कहाँ पर हैं, तो ये हमारे आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है, हमारी हड्डी का जो गूदा होता है, हड्डी का जो गूदा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बोन मैरो। अब हड्डी का जो गूदा होता है उसमें कौन सी हड्डियों के गूदे से बनते हैं, हमारी स्टर्नम, हमारी चेस्ट के अंदर एक जो बोन होती है स्टर्नम, उसके बोन मैरो से आरबीसीज बनते हैं। हमारी रिब्स के बोन मैरो से आरबीसीज बनते हैं। दे आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर 120 डेज। 120 दिन के बाद, यानी 120 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी इनकी उम्र कितनी होती है, इनकी उम्र होती है सिर्फ 120 दिन। आई थिंक ये जो है वो 4 महीने जो है वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मेरा लिवर वाला जो लेक्चर है उसी के अंदर आप देखेंगे, ये मैंने बताया है कि किस तरीके से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कहां पर जाकर ये ब्रेक डाउन होते हैं। लिवर में जाकर जब ये ब्रेक डाउन होते हैं या स्प्लीन में ब्रेक डाउन होते हैं तो वहां पर ये ब्लू रिबन बिलोवर्डिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आरबीसीज आल्सो कंटेन एन एंजाइम। आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम भी होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, which play an important role in carbon dioxide transport। क्योंकि आरबीसीज ऑक्सीजन ही को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब आपने क्या ये बात याद रखनी है कि आरबीसीज के अंदर जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। हाँ भाई, आरबीसीज के हवाले से कौन कौन सी बातें याद रखनी है, आरबीसीज के हवाले से उसकी शेप याद रखनी है कि ये बाई कॉनकेव होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। फिर बात ये याद रखनी है कि इसमें जो पिगमेंट होता है वो कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये कहाँ बनता है, ये बोन मैरो में बनता है। हमारी कौन सी बोन्स के बोन मैरो में बनता है, जो आपकी बुक में लिखी हुई है स्टर्नम और रिब्स के बोन मैरो में बनता है। तीसरी चीज क्या याद रखोगे कि इनकी जिंदगी का अरसा कितना होता है, इनकी जिंदगी का अरसा होता है 120 दिन। अब आ जाओ आरबीसीज की तरफ। सबसे पहले तो देख लो आरबीसीज की शेप इरेगुलर होती है। आरबीसीज की शेप जो है वो कोई खास शेप नहीं होती, इनकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है। इनमें फर्क आ जाता है, ये बाइकॉन्वेक्स हो गया, ये रेगुलर हो गया। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी आरबीसीज के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा डब्ल्यू। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सॉरी सॉरी डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये आरबीसीज के मुकाबले में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, ये भी बनते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो के अलावा ये स्प्लीन में भी बनते हैं, ये हमारे थाइमस में भी बनते हैं और ये हमारे लिम्फ नोड में भी बनते हैं। आरबीसीज का तो क्या बताया था, सिर्फ बोन मैरो में बन रहा था ना, जबकि ये बोन मैरो में भी बन रहे हैं, स्प्लीन में भी बन रहे हैं, थाइमस में भी बन रहे हैं और लिम्फ नोड में भी बन रहे हैं। इनकी जिंदगी जो है वो आरबीसीज के मुकाबले में शॉर्ट होती है। ये 20 से 30 घंटे सिर्फ सरवाइव करते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, दोबारा नए फिर बनते हैं। इसके अलावा अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसीज को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक को कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट्स। अब देखो क्या होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसे होते हैं, उनकी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको ऐसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आएगी, इनको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और कुछ आरबीसीज ऐसे होते हैं जिनमें ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगी, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। अब सबसे पहले देखो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से आरबीसीज आ जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो आरबीसीज आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इनको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ नाम याद कर लो। एक तो न्यूट्रोफिल्स, एक एजिनोफिल्स और तीसरे नंबर पे बेजोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेजोफिल्स, जिनके भी लास्ट में फिल आ रहा है, ऐसे याद रखोगे जिनके लास्ट में फिल्स आ रहा है वो क्या है, वो है ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी उनके अंदर दानेदार स्ट्रक्चर नजर आएगी। और जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं, कौन से होते हैं, जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं, यानी जिनके लास्ट में साइट्स आ रहा है वो क्या है, वो है एग्रेनुलोसाइट, जिनमें क्या है, ग्रैन मौजूद नहीं है। जिनके लास्ट में फिल आ रहा है वो ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल हैं
और जिनके लास्ट में साइट्स आ रहा है वो एग्रेनुलोसाइट्स की एग्जाम्पल है। तो WBCs को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक एग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल हो गए, बेसिनोफिल हो गए, इजिनोफिल्स हो गए, इनके काम आगे देखेंगे। इसके अलावा इनमें न्यू मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो है वो एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर है। अब इनका काम क्या होता है, देखो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का काम क्या होता है, ये फेगोसाइटिक है। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा पैथोजन आपकी बॉडी में आया, ये उसको खा जाएंगे, खा के खत्म कर देंगे। तो मतलब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो हैं ये फेगोसाइट्स हैं, जबकि लिम्फोसाइट, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो हैं वो प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। अब ये क्या करते हैं, जो जो न्यूट्रोफिल्स है, इसके अलावा जो एजिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और एंटीटॉक्सिन जो हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली खाते नहीं है किसी जर्म को, ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज कर कर उसको खत्म करते हैं। एंटीटॉक्सिन रिलीज करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करते हैं और हेपेरिन रिलीज करते हैं। बताऊंगा अभी आपको हिस्टामिन हेपेरिन के बारे में जब मैं आपको इम्यून सिस्टम बताऊंगा, अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो। अब चलो WBCs में क्या क्या बातें याद रखने वाली हो गई। WBC में याद रखोगे कि WBCs की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। WBCs के अंदर याद रखोगे कि WBCs जो हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मौजूद होता है। फिर याद रखोगे कि WBCs कहाँ बनते हैं, ये बोन मैरो में भी बनते हैं, लिम्फ नोड में भी बनते हैं, स्प्लीन के अंदर भी बनते हैं। फिर याद रखोगे कि इनकी जिंदगी का अरसा जो है वो कितना है। RBCs के मुकाबले में इनकी जिंदगी का अरसा क्या होता है, वो शॉर्ट होता है, इतना ज्यादा इनका जिंदगी का अरसा नहीं है। और 20 से 30 आवर्स, 20 से 30 घंटे जो है वो सर्वाइव, वो महीनों सर्वाइव करते हैं, ये घंटों सर्वाइव करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। और एक और चीज ये होती है कि WBCs का काम जर्नली क्या है, ये बेसिकली इनको पुलिस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की पुलिस है एक तरीके से। सोल्जर्स भी कह सकते हैं इनको हमारी बॉडी के, यानी हमारी बॉडी का डिफेंस करते हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस करने का काम करते हैं। फिर ये दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और एक एग्रेनुलोसाइट्स। अगर ये इनमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इनमें है तो ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और ग्रेनुलोसाइट की एग्जांपल में न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इजिनोफिल्स हो गए। और जो एग्रेनुलोसाइट्स हो गया उनमें क्या हो जाते हैं, उनमें मोनोसाइट्स आ जाते हैं और लिम्फोसाइट्स। अच्छा, जो न्यूट्रोफिल हो गए और मोनोसाइट जो हो गए, ये किस चीज का, ये अब जर्म्स को कैसे किल करते हैं, ये जर्म्स को किल करने के लिए नॉर्मली जो है वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। जबकि एजिनोफिल और बेसोफिल्स ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है वो एंटीटॉक्सिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं और हेपेरिन रिलीज करते हैं। इसके बाद प्लेटलेट्स की तरफ आ जाएं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, पूरे सेल तो नहीं होते, ये सेल के ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं इरेगुलर, और ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोड्यूस विद इन बोन मैरो, ये भी RBCs की तरह सिर्फ बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प ब्लड क्लोटिंग, जब हमारा ब्लड जो है वो कहीं से बह रहा होता है तो खून को जमने में ये प्लेटलेट्स, यानी ये क्या करते हैं, उस जगह के सेल्स को जहां से हमें कट लगा होता है वहां के सेल्स को एक्टिव कर देते हैं कि वो तेजी से डिवाइड हो, और डिवाइड होके जो है वो उस जगह को कवर करें। तो ब्लड के क्लोट होने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इनका एक ही काम याद करेंगे कि ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब आ जाएं किसकी तरफ, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का हमारा काम क्या होता है, चलो फंक्शन ऑफ ब्लड के अंदर अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड, तो एक फंक्शन ब्लड का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ये जब आपकी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इस डाइजेस्टेड फूड को आपकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है, ये ब्लड लेके जाता है। डाइजेस्टेड फूड को लिवर में लेके जाता है, फिर लिवर से उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, आपके लिवर में जो फॉर एग्जांपल अगर यूरिया बनता है तो यूरिया को जो है वो डिस्पोजल होने के लिए किडनी तक कौन लेके जाता है, उसको भी लेके जाता है, ब्लड ही लेके जाता है। या कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट सब्सटेंस है, उसको भी जो है वो लंग्स तक कौन लेके जा रहा है, वो भी ब्लड लेकर जा रहा है। हमारी जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट होती हैं, यही जैसे यूरिया हो गया या दूसरी किस्म की चीजें, वो भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वो भी जो है वो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
हमारे हार्मोन्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेंटेन ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी हीट। बॉडी हीट को यूनिफॉर्म मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, मैंने सेकंड ईयर के अंदर थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़ाया है, तो उसमें देख लीजिएगा कि हमारी बॉडी को हीट, जब हमें सर्दियों के गर्मियों के अंदर हमारी हीट को बॉडी से पास करना होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और सर्दियों में जब हमें हीट को बचाना होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ब्लड जो है वो उसको फिर हीट को बाहर बॉडी से निकालता नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, हमें डिजीजेस से भी बचाता है, जैसे हमारे WBCs हो गए, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओन लॉस, यानी ब्लड अगर खुद बह रहा है तो अपना बहना भी खुद ही रोक सकता है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स होते हैं जो खून को जो क्या करने में, जो खून को क्लॉट होने में या ब्लड को क्लॉट होने में जो है वो हेल्प करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। अब आप टेबल अपनी बुक में देख लें, टेबल नंबर टेबल है सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड बताए हुए हैं। उनमें सबसे पहले सेलुलर कंपोनेंट में इरिथ्रोसाइट बताया हुआ है। इरिथ्रोसाइट जो है वो हमारे ओरिजिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो से होता है, तो बोन मैरो लिखा हुआ है। इसके अलावा उसका नंबर सेल पर एमएम में हमारे ब्लड में कितने इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, लेकिन इसको आप छोड़ दें, इसके थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। फंक्शन देख लें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके स्ट्रक्चर दी हुई है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है। फिर हमारे लीकोसाइट्स होते हैं। लीकोसाइट्स किसको कहते हैं, WBCs को। हमारे WBCs जो है वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं बोन मेरो। बोन मेरो के अलावा भी मुख्तलिफ पार्ट्स में बन सकते हैं, लेकिन यहाँ बोन मेरो दिया हुआ है। फिर लीकोसाइट्स की डिफरेंट टाइप होती हैं। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स कितने परसेंट होते हैं, 72% हमारे ब्लड का बनाते हैं। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल 70% होते हैं, एजिनोफिल 1.5% है, और बेजोफिल 0.5% है। इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल है। और ये तीनों जो WBCs हैं, ये कहाँ बनते हैं, ये बोन मेरो में बनते हैं। फिर इनकी कंसंट्रेशन बताइए कि कितने होते हैं ये पर एमएम में, इसको तो छोड़ दें, इनके काम देख लें। न्यूट्रोफिल इंगल्फ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं। एजिनोफिल क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज, यानी हिस्टामिन की प्रॉपर्टीज हैं, इससे हिस्टामिन से रिलेटेड हैं। और बेजिनोफिल क्या करता है, ये हिस्टामिन और एंड प्रोड्यूस हिस्टामिन एंड हेपारिन, ये हिस्टामिन और हेपारिन को प्रोड्यूस करता है। और उनकी ज्यादा प्रोडक्शन को या उनको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए एजिनोफिल क्या प्रोड्यूस करता है, एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। फिर एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स का काम क्या होता है, मोनोसाइट जो है वो इंगल्फ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। और लिम्फोसाइट जो है ये क्या काम करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे इसके काम भी देती हैं। प्लेटलेट जो है ये भी बोन मैरो में बनते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये ब्लड की क्लोटिंग के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा अब आगे देख लें, ब्लड से रिलेटेड कुछ डिजीज दी हुई हैं आपकी बुक में। ब्लड के से रिलेटेड जो डिजीज दी हुई है, यहाँ पर दो डिजीज हैं। एक तो दी हुई है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया किसको कह रहे हैं, ल्यूकीमिया हम कह रहे हैं बेसिकली जो है वो, ये ब्लड कैंसर भी कहते हैं इसको, ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया इज मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। मैलिग्नेंट डिसऑर्डर आपको पता है ना कि वो क्या होता है, जो कैंसर से रिलेटेड होता है, उसको क्या कह रहे हैं, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ हेमोपोएटिक टिश्यू, यानी हमारे जो WBCs बनाने वाले टिश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड है। वो WBC बनाने वाले टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, या ब्लड के सेल्स बनाने वाले जो टिश्यूज हैं वो एबनॉर्मल WBCs बनाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में WBCs बनते हैं, और वो WBCs कैसे होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, वो एमाइटोसिस डिवीजन के तहत बन रहे होते हैं। दे ऑब्स्ट्रक्ट नॉर्मल ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इन द बोन मैरो, यानी बोन मैरो में नॉर्मल ब्लड सेल्स नहीं बनते, एबनॉर्मल बन रहे होते हैं। दे आर प्रोग्रेसिव फेटल कंडीशन रिजल्टिंग इन डेथ, यानी जब एबनॉर्मल WBCs आपकी बॉडी में बनेंगे, एक तो वो आपको जर्म से नहीं बचाएंगे, दूसरा इतना ज्यादा बन रहे होंगे कि आपके नॉर्मल बॉडी का जो फूड होगा वो कौन खा रहे होंगे, ये WBCs खा रहे होंगे। द काज ऑफ ल्यूकीमिया इज अननोन, यानी ब्लड कैंसर का काज जो है वो अननोन है, उसका पता ही नहीं है कि क्या है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन, बार बार जो रेडिएशन के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं उनके भी कोई ये हो सकता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो हमारे बॉडी के सेल्स को पर नुकसान कर सकती है, उनकी वजह से हो सकता है। कुछ रेट्रोवायरस भी काज कर सकते हैं, और जेनेटिक्स भी होता है, हेरेडिटी में भी आ सकता है। भाई अब ल्यूकीमिया के हवाले से क्या याद रखोगे, ल्यूकीमिया के हवाले से याद रखोगे कि ये मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। फिर दूसरी बात याद रखोगे कि ल्यूकीमिया जो है वो
के अंदर कौन से सेल्स हमारी बॉडी में ज्यादा बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके काज में तो यही याद रख लो कि अननोन है, इसका कोई काज पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, हेरिडिटी, कोई ड्रग्स होती हैं या रेट्रोवायरस इसका काज हो सकता है। इसके ल्यूकीमिया किसका डिसऑर्डर है, डब्ल्यूबीसीज का, सही है। अब आरबीसीज का जो डिसऑर्डर है यहाँ पर उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दे दिया थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, यानी थैलेसीमिया तो हेरिडिटी है, पैदाइशी होता है। ल्यूकीमिया जरूरी नहीं है पैदाइशी हो, थैलेसीमिया तो पैदाइशी होता है। और पैदाइश इस थैलेसीमिया में प्रॉब्लम क्या होता है, थैलेसीमिया में प्रॉब्लम ये होता है कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा होता है। जब डब्ल्यूबीसीज में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन तो आपका ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प नहीं करेगा ना, वो तो आपके आरबीसीज की शेप को भी नॉर्मल नहीं रखती और उसके बेसिकली जो है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता। अब क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है असल में, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है ना, इसकी चेन होती है, प्रोटीन की चेन, अल्फा चेन होती है और कौन सी चेन होती है, बीटा चेन। अब क्या होता है थैलेसीमिया के अंदर, क्या होता है, फेल्यूर इन द सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन सही तरीके से नहीं बन पाती। ज्यादा कॉमन जो काज है, आप याद रखोगे थैलेसीमिया का कॉमन काज क्या है, कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो है वो नहीं बन पाती, तो इस वजह से जो है वो थैलेसीमिया होता है। अब थैलेसीमिया जो है वो दो तरह का होता है, एक थैलेसीमिया मेजर और एक होता है थैलेसीमिया माइनर। दो तरह का थैलेसीमिया होता है, एक मेजर और एक थैलेसीमिया माइनर। अब क्या मतलब होता है थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर, यानी किसी बंदे ने अपनी मदर से भी थैलेसीमिया का जीन ले लिया और फादर से भी थैलेसीमिया का जीन ले लिया, दोनों तरफ से थैलेसीमिया का जीन ले लिया, ये होमोजाइगस हो गया, दोनों तरफ से डिजीज का जीन ले लिया। तो ऐसे बंदे के तो तमाम के तमाम आरबीसीज एबनॉर्मल होंगे, कोई भी आरबीसीज जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, सब आरबीसीज एबनॉर्मल होंगे क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। थैलेसीमिया माइनर क्या होता है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी मदर से तो नॉर्मल जीन ले लिया और फादर से क्या ले लिया, थैलेसीमिया का जीन ले लिया। अब कुछ इनके अंदर आरबीसीज नॉर्मल बनेंगे और कुछ आरबीसीज कैसे बनेंगे, वो थोड़े हीमोग्लोबिन उनमें एबनॉर्मल होगा। तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे थैलेसीमिया माइनर। अब थैलेसीमिया जिनको मेजर होता है वो ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। अब थैलेसीमिया मेजर को जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, जो ब्लड कैंसर वाले लोग होते हैं उनका भी ब्लड चेंज किया जाता है और थैलेसीमिया वालों का भी रेगुलर क्या किया जाएगा, ब्लड जो है वो चेंज किया जाएगा। तो थैलेसीमिया में क्या याद रखोगे, ये बेसिकली जो है वो आरबीसीज का प्रॉब्लम है। आरबीसीज के किसका प्रॉब्लम है, बीटा हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं सही तरह सिंथेसिस हो पाता। फिर याद रखोगे एक थैलेसीमिया मेजर और माइनर में फर्क याद रखोगे, मेजर होमोजाइगस है और माइनर क्या है, हेट्रोजाइगस। चले आज फिर यहीं तक रखते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो करो, फिर कल हार्ड देख लेंगे।